नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। बीपीएससी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री की पूरी क्लास चल रही है। पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, वन लाइनर सीरीज मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी आप लोग को मिलेगा। तो जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के प्रति गंभीर है और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स 1499 बीपीएससी पीजीटी के लिए और अन्य सहगामी जो भर्तियां होंगी केवल 1 ईयर का ये सब्सक्रिप्शन है। मैं आप लोग को बता दूं, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। 1 ईयर तक जितनी परीक्षाएं होंगी सबकी तैयारी कराऊंगा इसी फीस में, ठीक है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 का कंप्लीट कोर्स है। तो आइए बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी विश्व इतिहास के कुछ विषय का जो बुक है उसमें लेखन कला और शहरी जीवन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को इंगित करता है उससे संबंधित टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 आप लोग के सामने है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को भी बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी मैं 4 से 5 क्वेश्चन पर डे डालता रहता हूँ। पब्लिक टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा, मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में अंतर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। हड़प्पा, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में, हड़प्पा और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में विचार करना है और कुछ कथन दिए गए हैं उसमें सही कथन का आपका चयन करना है। निर्माण कार्यों के लिए हड़प्पावासी जली हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ये आपको पता है कि निर्माण कार्य के लिए हड़प्पावासी पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। पक्की ईंट मतलब जली, ठीक है, पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। जबकि मिस्र के व्यक्ति सूखी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अब मिस्र में क्या होता था, जो ईंट होते हैं उसे धूप में, कच्ची ईंट को धूप में सुखा लिया जाता है और लिया जाता था और उसी ईंट का प्रयोग किया जाता था। जबकि हड़प्पावासी क्या करते थे, पक्की हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इससे आपको विशेषता भी पता चल जा रहा है मिस्र की सभ्यता का। दूसरा देखिएगा, हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं ने धार्मिक उद्देश्यों और संस्कारों के लिए बड़े स्थान और मंदिर बनाए थे। देखिए मैं आपको बता दूं, हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार का कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मेसोपोटामिया में मंदिर के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया में मंदिर होता था और धर्म प्रधान सभ्यता थी मेसोपोटामिया। जबकि हड़प्पा में भी धार्मिक तत्व थे, ठीक है, प्रकृति पूजक लोग थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मंदिर जैसा साक्ष्य नहीं मिला है, तो यह आपका दो जो है आपका गलत है। तीसरा देखिएगा, हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में विरासत की प्रकृति मातृसत्तात्मक प्रकृति की थी। मैं आपको बता दूं, हड़प्पा में मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक हड़प्पा में था, ठीक है। लेकिन आपका मेसोपोटामिया में जो सभ्यता थी वह पितृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक थी, ठीक है। तो इसमें ये भी आपका गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही कौन हुआ, सही केवल विकल्प एक हुआ, ठीक है, सही विकल्प एक हुआ, ठीक है। ये आपका विकल्प एक सही हो गया। अब इसमें व्याख्या में देखिए बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। देखिए, हड़प्पा, मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच अंतर के मुख्य बिंदु, जली हुई ईंटों का प्रयोग। जली हुई ईंटों मतलब पक्की ईंट की बात की जा रही है, पक्की ईंटों का प्रयोग। हड़प्पा में इमारतों के निर्माण में जली हुई ईंटों का प्रयोग उल्लेखनीय रूप से किया जाता था। जबकि मिस्र में इसी उद्देश्य के लिए सूखी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब मिस्र में क्या किया जाता था, कच्ची ईंटों को ही धूप में सुखा लिया जाता था और उसका उपयोग किया जाता था। देखिए, अब मेसोपोटामिया में भी पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। मेसोपोटामिया में भी किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी किया गया था। केवल मिस्र की सभ्यता में आपको कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन मेसोपोटामिया में जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था वो सीमित मात्रा में था, ठीक है। लेकिन हड़प्पा के शहरों ने इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया है, ठीक है। अतः कथन एक जो है केवल आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मंदिर, यहाँ पर मैं मंदिर की बात बता दूं तो मंदिर के अवशेष जो मिले हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिले हैं। मेसोपोटामिया के प्रत्येक शहर के चौराहे पर मंदिर बना होता था और मंदिर जो था एक कृत्रिम टीले पर था, जिसे हिल्स ऑफ ए हेवन भी कहा जाता है। मैंने पिछले सीरीज में आप लोगों को बताया था। तो मंदिर के बारे में बता दूं, मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार के मंदिर या बड़े महलों का अभाव है, ठीक है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार के कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हाँ, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, बनावली, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है बनावली। बनावली में मंदिर जैसे कोई
मंदिर जैसा साक्ष्य मिला है, मंदिर जैसा साक्ष्य मिला है बनावली में। तो एक या दो साक्ष्य मिल जाने से या फिर मतलब पूरी सभ्यता में तो मंदिर था नहीं, वो भी मंदिर जैसा साक्ष्य मिला है और वो क्या कहाँ से मिला है? बनावली से, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, तो मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या होता था? पूरी तरह से मंदिर में भी मिले हैं और बड़े बड़े महलों का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, जो धार्मिक संस्कार या विशिष्ट देवताओं का स्पष्ट प्रमाण देते थे। देखिए, सामाजिक मानदंड, हड़प्पा वासियों ने पृथ्वी को एक उर्वर देवी के रूप में देखा था और उसी तरह से उनकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा वासी जो थे पृथ्वी को माँ उर्वर देवी के रूप में पूजा करते थे, उर्वरता की देवी मानते थे। जबकि मिस्र वासी जो थे वह नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। नील नदी की देवी आइसिस की पूजा मिस्रवासी करते थे। यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। इसे आपको इत्मीनान से समझकर उत्तर देना पड़ेगा। सबसे पुरानी परिकल्पना कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया का केवल एक विस्तार थी और बाद की सभ्यता पहली सभ्यता का अनुकरण थी, को खारिज कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो बातें हैं ना, ये मैंने लेक्चर्स वाले में मैं ये बातें आप लोगों को पूरा खुल कर बताया हूँ। ये जो पश्चिमी इतिहासकार हैं गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर हिल, इन लोगों के जो नीच स्वभाव की वजह से, ये लोग नीच स्वभाव के हैं। तो उन लोगों की दरअसल मैं नीच कह रहा हूँ कि जो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को झुठलाने की कोशिश करेगा उसे नीच ही कहा जाएगा। तो मार्टिमर हिलर और गार्डन चाइल्ड जैसे लोग कहा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ना जो थी वह कोई बड़ी सभ्यता नहीं थी, दरअसल वह मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही विस्तार थी। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार होते सिंधु घाटी सभ्यता तक आ गया था। इतना गंदे गिरे हुए लोग थे। अरे यार, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैली थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत छोटी सभ्यता थी यार, बहुत छोटी सभ्यता थी। ठीक है, इस सभ्यता के जो मतलब पूरा क्षेत्रफल अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता का देखा जाए तो 2 लाख से मतलब 2 लाख से 3 लाख। ठीक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक था और इतनी बड़ी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी महान थी, लेकिन इस तरह से ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मार्टिमर व्हीलर गार्डन चाइल्ड से विद्वान कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इस सभ्यता को इसकी यही कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता का एक विस्तार थी, बाद की सभ्यता पहली सभ्यता का अनुकरण थी, को खारिज कर दिया गया। पहला कथन। कारण दूसरा, पिछले 8 दशकों में अनुसंधान ने स्पष्ट प्रमाण दिया है कि सिंधु सभ्यता के स्वदेशी विकास के दीर्घकालिक प्रमाण हैं। तो देखिए, कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं हो पा रही है। तो विकल्प 2 ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प 2 जो रहेगा वो आपका सही रहेगा। व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या जो है इस टेस्ट सीरीज की जान है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व की अपने प्रारंभिक वर्षों और 2600 से 1900 ईसा पूर्व की अपनी परिपक्व अवस्था की अवधि को दिखाती है। ठीक है, अब देखिए 2750 से लेकर 2700, आमतौर पर 2750 से लेकर 1750, यह सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व अवस्था वाला अवधि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन्नति अवस्था में फल फूल रही थी। ठीक है, सभ्यता की पहचान पहली बार 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में और फिर 1922 में सिंधु क्षेत्र के सिंधु नदी के मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। मोहनजोदड़ो के खंडहरों को 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। जो मोहनजोदड़ो का खंडहर है इसे 1980 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह डेट जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी पट्टिकाओं पर लिखते थे? मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से तैयारी करिए। 2500 प्रश्नों की ऐसी ही सीरीज में दूंगा और समय बहुत कम है आप लोगों के लिए, बता दूं। लेक्चर्स वीडियो होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप जितना समय, ये भी मैं मानता हूँ, आप खुद सोच लीजिए, समय बहुत कम है। आप लेक्चर्स वीडियो में समय स्पेंड ज़्यादा होता है, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र एक बार लेक्चर्स वीडियो देख लेते हैं, उस पर 3 बार 4 बार अपने नोट्स से रिविजन करते हैं। ठीक है, ये बात आप जान लें। मतलब जितना समय में आप बहुत ज़्यादा नोट्स से रिवीजन हो जाएगा, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा समय लग जाता है टीचर्स वीडियो में। मैं तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग ले लीजिए। 2500 प्रश्नों की मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ और यह भी मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अभी आप लोग सुन लीजिए।
यह जो मैं सिर्फ मेसोपोटामिया की सभ्यता का ये जो टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूँ ना, ये जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, वैसे इसके पहले भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक टेस्ट सीरीज मिल चुकी है, और इसके बाद भी एक टेस्ट 3 टेस्ट सीरीज में मेसोपोटामिया की सभ्यता में खत्म करूंगा। और केवल इसी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, केवल इसी टेस्ट सीरीज की मैं बोल रहा हूँ। इसमें से 1 या 2 प्रश्न अगर आपकी परीक्षा हॉल में न दिखे तो फिर आप कहिएगा। 1 प्रश्न की या 2 प्रश्न की मैं गारंटी लेकर कर सकता हूँ। समझ लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। और इसके पहले भी 6 मिनट के क्वेश्चन में, 13 मिनट के क्वेश्चन में, 30-30 मिनट के क्वेश्चन आप जाकर देखिए, वहाँ पर 3 या 4 प्रश्न आए हुए थे। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी पट्टिकाओं पर लिखते थे? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट या मिट्टी। तो मेसोपोटामिया के लोग जो थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे मिट्टी की पट्टिका पर लिखते थे, मिट्टी की पट्टिका पर लिखते थे। अपने पीपीटी नोट्स में मैं वह मिट्टी की पट्टिका दिखाया हूँ, बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया हूँ। ये टेस्ट सीरीज है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। तो देखिए, मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी पट्टिकाओं पर लिखते थे? तो मिट्टी की पट्टिका होती थी। दरअसल यह था कि मिट्टी को पाथ लिया जाता था, ऐसे मिट्टी को पाथ लिया जाता था, खूब पाथ लिया जाता था, मतलब पटरी बना ली जाती थी, चादर बना ली जाती थी मोटी। ठीक है। और उस मिट्टी की, गीली मिट्टी पर लिखा जाता था, खूब चिन्ह बना बना कर लिखा जाता था, सरकंडे की नोक से लिखा जाता था, और फिर इसी गीली मिट्टी को धूप में सुखा लिया जाता था। धूप में सुखा लिया जाता था या आग में पका लिया जाता था। तो उसके बाद क्या होगा, जो लिखा हुआ चीज जो है वो कठोर हो जाता था, उभर कर सामने आ जाता था। तो ऐसी कम से कम हजारों हजारों की संख्या में ये पट्टिकाएं मिली हैं, मिट्टी की पट्टिकाएं। ठीक है। मिट्टी की पट्टिकाओं पर ही लिखा जाता था। तो मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी पट्टिकाओं पर लिखते थे? तो मिट्टी की बनी पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। हजारों पट्टिकाएं मिली हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की बनी पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता मानव इतिहास में दर्ज अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही नगरों का विकास हुआ था। नगरों का विकास मैं बात कर रहा हूँ, नगरों की सुनियोजित या सुदृढ़ व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। नगरों का विकास जो प्रारंभ हुआ था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रारंभ हुआ था। मेसोपोटामिया देखिए, अब मेसोपोटामिया जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मेसोपोटामिया जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस जिसका मतलब होता है मध्य, और पोटेमोस का मतलब होता है नदी। मतलब नदी के बीच का भाग, नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, दोआब। जैसे यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब है, तो गंगा यमुना का दोआब, दोआब। दूध की अरबी भाषा का शब्द है। दो मतलब दो, और आब मतलब पानी, मतलब 2 जगह से पानी जहाँ आ रहा हो और बीच में जो खाली स्थान है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। जैसे गंगा जमुना दोआब में बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। ठीक है। तो मेसो यही होगा, मध्य, अब 2 नदियों के बीच का भाग। ठीक है। अब देखिए, मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी की घाटी में स्थित है। फरात नदी को यूफ्रेटाइटिस भी कहा जाता है। यूफ्रेटाइटिस भी फरात नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका एक नाम यूफ्रेटाइटिस है। ठीक है। और जो दजला नदी है इसका एक नाम टाइग्रिस नदी है। तो मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदियों के बीच स्थित एक स्थान है, जो अब इराक का हिस्सा है। मतलब जो इराक है ना, जो आज इराक जहाँ सब खून खराबा जिहादीपन है वहाँ पर। ठीक है। तो वो जो इराक है ना, वहीं पर यह सभ्यता निवास थी करती थी। यह सभ्यता जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वह इराक गणराज्य में ही थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस प्रकार की मोहरों ने मेसोपोटामिया के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए? अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की किस प्रकार की मोहर ने मेसोपोटामिया के साथ संबंध स्थापित किए? दरअसल बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहर मिली थी, बेलनाकार मोहर। ठीक है। बेलनाकार जब मोहर मिली तो मैं आपको बताता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में बेलनाकार मोहर नहीं बनती थी, नहीं प्रयोग प्रचलन में था। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो बेलनाकार मोहर मिली है ये कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। वही लोथल जहाँ पर गोदीवाड़ा है, बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है लोथल, वहीं पर बेलनाकार मोहर मिली है। और यह बेलनाकार मोहर कहाँ की थी? मेसोपोटामिया की थी। जिससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में क्या था? व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, व्यापारिक संबंध थे। ठीक है। अब हम अगर हमारे देश में अमेरिका की करेंसी मिल रही है, नेपाल की करेंसी मिलती है, तो इसका मतलब क्या है? कि व्यापार हो रहा है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बेलनाकार मुहर
मेसोपोटामिया के साथ मजबूत संबंध स्थापित करती है। मोहरों का उपयोग संभवतः दस्तावेजों को बंद करने और सामानों के पैकेजिंग को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए मोहर का मतलब क्या है भाई? मोहर का मतलब होता है जो दस्तावेज है ना, मान लीजिए सील मोहर, कार्य सील मोहर। तो उस तरह से कोई भी सामान की जब पैकेजिंग होती है तो दस्तावेजों को बंद करने के लिए, सामानों को पैकेजिंग को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता एक व्यापक लंबी दूरी के व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थी। माना जाता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया का संबंध जो था तीसरी सहस्राब्दी मतलब 3000 बीसी की बात है। आज से 5000 वर्ष पहले सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच में क्या था? व्यापारिक संबंध हुआ करता था 5000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न देखिएगा, हम पढ़ाएंगे नहीं आप लोगों को, घोल कर पिला देंगे एकदम अच्छी तरह से। एक एक चीज आप समझ लीजिए, इस बार एकदम करो या मरो का नारा दे दीजिए। एनसीईआरटी क्या है यार? एनसीईआरटी देखिए, कुछ चीजें एनसीईआरटी जो होती है कठिन है, ध्यान रखिएगा, कठिन है, कठिनाई स्तर बढ़ा है, बहुत सारी चीजें फैक्ट समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैंने उसको आसान बनाने का प्रयास किया है। पीपीटी नोट्स में मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, उसका चित्र बनाकर दिखाया हूँ ताकि आप लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ जाए। केवल ऐसी बात नहीं है, पन्ना छाप कर नहीं दिया हूँ मैं, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, पीपीटी नोट्स दिया हूँ, इसीलिए नहीं तो मैं भी आप लोग को हैंड रिटन क्या मतलब कंप्यूटराइज नोट्स ऐसे ही जैसे बाकी कोचिंग वाले देते हैं वैसे कंप्यूटराइज नोट्स दे देता। कंप्यूटराइज नोट्स नहीं दिया हूँ, 28 से 33 पेज का मैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का नोट्स दिया हूँ, डाला हूँ ग्रुप में, जाकर देख लीजिएगा। 28 से 30 पेज का है, लेकिन बहुत जल्दी आप खत्म कर लेंगे। उस पर चित्र बना बनाकर मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए प्रश्न, बिखरे हुए स्थलों पर पाई गई कलाकृतियां लगभग से पश्चिमी भारत के शुरुआती शहरों को दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मेसोपोटामिया के शहरों से जोड़ती हैं। तो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी ऐसी चीजें जो भी चीजें पाई गई वह मेसोपोटामिया के संबंधों के शहरों से संबंध स्थापित करती है। ये जो चीजें पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की, वो 3000 बीसी की हैं, 3000 बीसी की है, ठीक है, यही कह रहा है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के ग्रंथों में, देखिए तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के ग्रंथों में, अब मेसोपोटामिया में ग्रंथों में एक क्षेत्र का उल्लेख है, मगन नामक क्षेत्र का उल्लेख है। मगन में मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मगन नामक क्षेत्र का उल्लेख है, जिसमें यह लिखा था कि यहाँ मतलब कि यहाँ तांबा होता है। तो मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मगन क्षेत्र में तांबे का उल्लेख है, तांबे के आने का उल्लेख है। तो मगन किसे कहा गया? मगन कहा गया ओमान को। मतलब मेसोपोटामिया के जो लोग थे वह किस ओमान को कहते थे मगन। जबकि आपको पता है मेलुहा किसे कहते थे? मेलुहा कहते थे सिंधु सभ्यता को मेलुहा, ठीक है, और मगन कहते थे इसको ओमान को। मेसोपोटामिया के स्थलों पर पाए जाने वाले तांबे में निकेल के अंश भी मौजूद हैं। लंबी दूरी के संपर्कों का संकेत देने वाले अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा की मुहर है। अब देखिए हड़प्पा की मुहर भी मिली है मेसोपोटामिया में, पाट मिले हैं, पासे मिले हैं, मोती मिले हैं, ठीक है। अब सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया की चीजें मिली हैं, मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता की चीजें मिली हैं। एक बेलनाकार मुहर जो मेसोपोटामिया की विशेषता है, देखिए अब एक बेलनाकार मुहर है जो मेसोपोटामिया की विशेषता है, क्योंकि मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुहर प्रचलन में था जो लोथल से मिला हुआ है। और इस बेलनाकार मुहर पर ना कुबड़ वाला साण अंकित है, कुबड़ वाला साण है इस बेलनाकार मुहर पर। तो यह अनुमान लगाया गया कि कुबड़ वाला जो साण या बैल की आकृति जो है वह सिंधु क्षेत्र से ली गई प्रतीत होती है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रभावित होकर मेसोपोटामिया के लोग अपने मुहर पर बैल की आकृति या वृषभ की आकृति, कुबड़ वाले बैल की आकृति बनवाए थे। शॉर्ट टेस्ट देख लीजिएगा। अब इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, सीधे क्वेश्चन और उत्तर। मैं कई तरह से टेस्ट सीरीज आप लोगों को करा रहा हूँ, ये 2 तरह से करा रहा हूँ, एक एक्सप्लेनेशन वाला और एक शॉर्ट वाला, ठीक है। फिर आपको वन लाइनर सीरीज भी दूंगा, सीधे वन लाइनर रहेगा। फिर आपको मैं हैंड रिटन नोट्स भी कुछ दूंगा, फिर आपको मैं पीपीटी नोट्स दे रहा हूँ। इस तरह से कई
माध्यम से आप लोग को मटेरियल दिया जा रहा है। शॉर्ट नोट देख लीजिएगा। अब शॉर्ट टेस्ट, ठीक है। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? अब बताइए, क्या यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है? मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी से, ग्रीक से, फ्रेंच से। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई अंग्रेजी से हो सकता है, अभी अभी यहाँ पर लैटिन रहता ना, सब के सब लोग लैटिन कर देते हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया नाम सब लोग सोचते हैं कि यह लैटिन भाषा से ही संबंधित होगा, मेसोपोटामिया, ठीक है। तो मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया नाम जो है वह ग्रीक भाषा से संबंधित है, ग्रीक भाषा से संबंधित है मेसोपोटामिया नाम। अगला प्रश्न देखिएगा, मेसोपोटामिया नाम ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ग्रीक भाषा के, पहला तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, अब किन दो शब्दों से मिलकर बना है मेसोपोटामिया? तो एक मोसेस और एक पोटेमोस। यहाँ पर थोड़ा सा एक ही सेम हो गया है, लेकिन यही आप जान लीजिए, एक मोसेस है, एक पोटेमोस है, एक पोटेमोस, ऐसे करके है, मेसोस और पोटेमोस। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। यहाँ पर सी लिखा है, तो कुल मिलाकर बी और सी एक ही हो गए हैं, सेम, तो आप समझ सकते हैं, एक मेसोस एक पोटेमोस। प्रश्न 3 देखिएगा, मेसोपोटामिया के बाद किन दो नदियों के बीच का समुद्री क्षेत्र था? मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का समुद्री क्षेत्र था, बताइए। दजला और फरात नदी। अब देखिए यहाँ पर अगर यूफ्रेटाइटिस और टिग्रिस रहेगा तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, मत कंफ्यूजन में आइएगा। देखिए फरात जो है ना, ये इसे क्या बोलेंगे? यूफ्रेटाइटिस बोलेंगे, इसको यूफ्रेटाइटिस भी बोला जाता था। अरे इसमें फ लगा है तो फरात है, ऐसे समझ लीजिए, और जो टिग्रिस है वह दजला बन जा रहा है, ठीक है। तो विकल्प सी बी, विकल्प बी जो है आपका सही है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा क्रम में गलती हो जा रहा है भाई, ये सी होना चाहिए, हाँ सी, दजला और फरात नदी। प्रश्न 4 देखिएगा, मेसोपोटामिया क्षेत्र वर्तमान में गणतंत्र का हिस्सा है, बताइए। मेसोपोटामिया क्षेत्र जो है किस गणतंत्र का हिस्सा है? ईरान, इराक, जॉर्डन और इजराइल। किस गणतंत्र का हिस्सा है मेसोपोटामिया? तो ये आपका इराक गणतंत्र का हिस्सा है, विकल्प बी, इराक गणतंत्र का हिस्सा मेसोपोटामिया है। मतलब जो इराक है ना, वहीं पर यह सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता वहीं पर थी, जो जहाँ पर आज इराक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 5, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? किस लिए प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया की सभ्यता? शहरी जीवन के लिए, समृद्ध साहित्य के लिए, गणित या खगोल विद्या के लिए, या उपयुक्त सभी? तो देखिए यह आपका उपयुक्त सभी है, ठीक है, समग्र मतलब सभी के लिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, लाइन पर रहिएगा, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी अपने शहरी जीवन के लिए भी और समृद्ध साहित्य के लिए भी और गणित एवं खगोल विद्या के लिए, सबके लिए प्रसिद्ध थी। तो ये होगा समग्र मतलब सभी, ठीक है। प्रश्न 6 देखिएगा, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1810 में हुई थी, 1820 में हुई थी, 1830 में हुई थी, 1840 में हुई थी? तो 1840 में हुई थी, 1840 में हुई थी, ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि ये लाइब्रेरी के प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख है, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमर का उल्लेख है, या यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया की अपनी यात्रा के भूमि पर थे, ठीक है। तो इसमें देखिए यह सब तीनों बातें हैं, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी बात सही है, क्योंकि लाइब्रेरी के प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख है, ठीक है, मेसोपोटामिया का, और ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमर का उल्लेख है, ठीक है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया की अपनी यात्रा की भूमि पर विश्वास था। ये तीनों बातें सही हैं। प्रश्न 8 देखिएगा, ईसा पूर्व के बीज की खेती किस देश में 7000 से 6000 में शुरू हुई थी? तो 7000 से 6000 बीसी में खेती कहाँ शुरू हुई है? ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर इन चारों की बात की जा रही है। वैसे तो भारत में तो 8000 बीसी पहले ही खेती शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर इन चारों देशों की बात की जा रही है, तो वो होगा इराक मतलब मेसोपोटामिया।
प्रश्न 9 देखिएगा, कांसा, तांबा, कांसा। देखिए कांसा जो है तांबा और किस धातु से मिलकर बना है? तो कांसा जो है तांबा और टीन से, तांबा और टीन से, टीन, विकल्प डी। प्रश्न 10 देखिएगा, मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? तो देखिए वह मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन की प्रचुरता थी। इसे थोड़ा चेंज कर दिया। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन की क्या थी? प्रचुरता थी, खाद्य संसाधन थे। ठीक है, और किस चीज का अभाव था? तो खनिज संसाधन का। किस चीज की कमी थी? खनिज संसाधन का अभाव था। इराक से, ईरान से और अन्य देशों से, खाड़ी देशों से मेसोपोटामिया के लोग खनिज संसाधन का आयात करते थे। प्रश्न 11 देखिएगा, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी। देखिए मेसोपोटामिया में उत्तम किस्म की लकड़ी का भी अभाव था। उत्तम किस्म की लकड़ी का भी अभाव है, था मेसोपोटामिया में। ठीक है, लकड़ी का तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगवाते थे मेसोपोटामिया के लोग? तो तुर्की से भी मंगवाते थे, ईरान से भी मंगवाते थे, खाड़ी पार के देशों से भी मंगवाते थे। उपयुक्त सभी देशों से इन सब चीजों को मंगवाते थे। लकड़ी किस लिए मंगवाते थे? नाव बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर खजूर आदि, खजूर का पेड़ होता था, पॉपुलर का पेड़ होता था, तो उससे तो नाव बनवाएंगे नहीं। ठीक है, खनिज संसाधन का अभाव था, ये बात आप जान लीजिए। प्रश्न 12, मेसोपोटामिया में जो पहली झील पाई गई है वह लगभग कितने साल पहले की है? 1000 बीसी, 2000 बीसी, 3200 बीसी, 5600 बीसी। तो 3200 बीसी, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 13, मेसोपोटामिया के लोग ऊपर लिखे गए थे। मेसोपोटामिया के लोग ऊपर लिखे गए थे, मतलब मेसोपोटामिया के जो जो लोग थे ना, किस पर लिखते थे? किस पर लिखते थे, ये बात है। मेसोपोटामिया के जो लोग थे किस पर लिखते थे? लोहे के ढांचे पर, लोहे के ढांचे पर, मिट्टी के ढांचे पर, या इनमें से कोई नहीं? तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मिट्टी के ढांचे पर लिखते थे, मिट्टी के ढांचे पर लिखते थे, जिसे मिट्टी की पट्टिका बोलते हैं, मिट्टी की पट्टिका। प्रश्न 14 देखिएगा, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? तो देखिए मेसोपोटामिया में सबसे पहले प्रचलन में आया था सुमेरियन भाषा, फिर उसके बाद प्रचलन में आया अकड़ी भाषा, फिर उसके बाद प्रचलन में आया आरमेइक भाषा। ठीक है, ये इतनी भाषाएं प्रयोग में लाई गई। तो सबसे पुरानी भाषा पूछ रहा है, तो सबसे पुरानी भाषा थी सुमेरियन भाषा, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, मेसोपोटामिया में 1400 बीसी के बाद धीरे धीरे सुमेरियन भाषा में कौन सी भाषा का स्थान लिया गया था? अभी जस्ट बताया हूं कि सबसे पहले सुमेरियन भाषा आया था। ठीक है, सुमेरियन भाषा के बाद अक्कड़ी भाषा आया, फिर अरमाई भाषा आया। सुमेरियन भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ था? अक्कड़ी भाषा का। विकल्प बी जो है आपका सही है, अक्कड़ी। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग होने लगा? अक्कड़ी भाषा का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। सारी प्लेलिस्ट आपको ऊपर ऊपर ही मिल जाएंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, उरुक क्या है? मैं आपको बताया हूँ कि मेसोपोटामिया में 3 नगर थे, उरुक, उर और मारी। उरुक, उर और मारी 3 नगर थे। तो उरुक क्या है? यह आपका नगर है भाई, मेसोपोटामिया का शहर उरुक है। ठीक है, जहां से क्या मिला है? वारका शीर्ष मिला है, वारका शीर्ष। ये वारका शीर्ष क्या है? ये संगमरमर की स्त्री की मूर्ति है, केवल सर की मूर्ति है, संगमरमर की, सफेद संगमरमर की स्त्री की मूर्ति है, जिसे वारका शीर्ष बोलते हैं। ये कहाँ है? उरूप में है। प्रश्न 18 देखिएगा, उर शब्द का उपयोग किस देवता के लिए किया गया है? देखिए उर मेसोपोटामिया के एक देवता है उर। ठीक है, एक देवी है मेसोपोटामिया की, इन्नाना। ठीक है, तो उर कौन से देवता है? उर जो है आपके चंद्रदेव है, चंद्रदेव है उर। ठीक है, और यह आपकी इन्नाना कौन सी देवी है? इन्नाना जो है प्रेम और युद्ध की देवी है, युद्ध की देवी, प्रेम और युद्ध की देवी है इन्नाना। और अपने नोट्स में मैं बहुत सारा इन लोगों का चित्र बनाकर दिखा दिया हूँ बढ़िया तरीके से। तो उर शब्द का उपयोग किस देवता के लिए किया जाता है? तो चंद्र के लिए, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना गया है? तो अभी बताया हूँ इन्नाना जो है प्रेम और युद्ध की देवी है, विकल्प बी जो है आपका सही है। एकदम इन्नाना जो है ना प्रेम और युद्ध की देवी, एकदम समझ लीजिए एकदम दुर्गा जी की तरह इनका पूरा चित्र है, एकदम पूरी तरह से दुर्गा जी का की तरह चित्र इसमें दिखाया गया है। इसमें कम से कम 8 भुजाएं दिखाई गई हैं, ऐसे ऐसे करके। अब से यही सोच लो जो लोग कहते हैं कि भाई सनातन धर्म केवल भारत में है, अरे बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ठीक है, यहाँ पर शेर की तरह चित्र बना हुआ है, और वह देवी कौन सी है? इन्नाना है।
विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, 2000 बीसी के बाद मारी नगर के रूप में बहुत फला फूला। 2000 बीसी के बाद, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर के रूप में बहुत फला फूला। कुल मिलाकर यार 2000 बीसी के बाद मारी नगर मतलब के रूप में, मतलब किसके रूप में डैश होना चाहिए, किसके रूप में फला फूला। तो रायल राजधानी, रायल भवन, रायल किला या इनमें से कोई नहीं। देखिए मारी जो था ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 बड़े नगर थे, उरूक, उर और मारी। ये मारी जो नगर था, यहाँ पर राजधानी था, ये राजधानी नगर था। मारी जो था ये राजधानी नगर था, राजधानी नगर था। और यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर राजमहल मिला था, राजमहल भी मिला है। और यह एक राजधानी नगर है, शाही राजधानी है मारी। तो ये मारी नगर किसके रूप में फला फूला, रायल राजधानी के रूप में, शाही राजधानी के रूप में। प्रश्न 21 देखिएगा, मारी नगर के राजा किस समुदाय के थे। अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत सारे अलग, कोई सुमेरियन था, अकड़ी था, अरमाइक था, सीरियाई था, कई सारे समुदाय के लोग, कई सारी प्रजाति के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में निवास करते थे। तो उसमें जो मारी के राजा थे वह किस समुदाय के थे, ठीक है, किस समुदाय के थे मारी के राजा, यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ समुदायों का नाम लिखा है, देख सकते हैं, एमोरॉइड्स, अकड़ी, जियो, इनमें से कोई नहीं। तो मारी के जो राजा थे वो किस समुदाय के थे, तो वह एमोरॉइड्स थे, एमोरॉइड्स थे। विकल्प ए जो है आपका सही है, एमोरॉइड्स। मारी के राजा क्या थे, एमोरॉइड्स थे, एमोरॉइड्स थे, एमोरॉइड्स। बढ़िया से लिखा नहीं पा रहा है इसमें, एमोरॉइड्स थे। प्रश्न 22 देखिएगा, साइप्रस द्वीप अलासिया प्राचीन व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो साइप्रस का द्वीप है अलासिया, ये किसके लिए प्रसिद्ध था, किसके व्यापार के लिए, कपड़े के व्यापार के लिए, सैनिक के व्यापार के लिए, सामान और दिन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सामान और दिन के लिए आपका था, विकल्प सी। प्रश्न 23, मेसोपोटामिया की सभ्यता की दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या है। मतलब मेसोपोटामिया से विश्व को क्या मिला, सबसे बड़ी देन। तो बहुत सी देन है भाई। देखिए गणित की विद्युतापूर्ण परंपरा, गणित की विद्युतापूर्ण परंपरा मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। परंपरागत काल गणना, ठीक है। अब काल गणना में बता दो कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, वो दिन को 24 घंटे में विभाजित करना सीख लिए थे, वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किए थे, ठीक है, महीने को 4 सप्ताह में विभाजित किए थे। तो ये परंपरागत काल गणना भी मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। तो ए और बी दोनों, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 24, बेबीलोनिया को 625 बीसी में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त किसने कराया। बेबीलोनिया को 625 बीसी में असीरियाई आधिपत्य से किसने मुक्त कराया था, नेबूपुलासकर। नेबूपुलासकर का मैंने नेबूपुलासकर के बारे में अच्छी तरह से मैंने अपने पीपीटी नोट्स में दिखा दिया है, बता दिया है, इसका चित्र बनाकर मैंने दिखाया हुआ है। और इसकी जो उपलब्धियां रही हैं वह भी हमने बताया है कि नेबूपुलासकर वह राजा था जब मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग है इसे असीरिया कहा जाता था। क्यों असीरिया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर असीरियाइयों का कब्जा था, ठीक है। तो इसी असीरियाई वाले क्षेत्र को यह मुक्त कराया था नेबूपुलासकर, ठीक है, 625 बीसी में। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, नेबूपुलासकर ने 625 बीसी में मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग असीरिया को मुक्त कराया था असीरियाइयों से, ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है, नेबूपुलासकर। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा, ठीक है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री। मैं आप लोग को वन लाइनर्स भी दूंगा, टेस्ट भी दूंगा, लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा, उसका भी नोट्स दूंगा और पीपीटी नोट्स भी दूंगा। और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्लास चलती रहेगी आप लोगों की, ठीक है मित्रों। और यह आपका सब्सक्रिप्शन है, ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ये आप मत भूलिएगा। ऐसी बात नहीं कि 1 महीना में आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपकी सीरीज चलती रहेगी। अगर आप कहीं सफल हो जाए तो यह और अच्छी बात है। हालांकि मैं यह कोर्स नहीं बंद करूंगा, मैं 1 साल तक जो भी आपका निकलने वाला है उस सारी भर्तियों में ये आपका रहेगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोगों को।